गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को एक बार पुनः क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं जेपीसी मेंस, मिशन जेपीसी मेंस 2024 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग उसी पर परीक्षा की तैयारी पर लगे हुए हैं और हम लोग उसमें पेपर 5 को सबसे पहले हम लोग टच किए हैं। और उसमें पेपर 5 जैसा आप लोग को सभी को पता है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, या भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। उस पेपर 5 चूंकि आप जानते हैं कि 4 ग्रुप में बटा हुआ है, उसमें से हम लोग फर्स्ट ग्रुप जो है या सेक्शन कह सकते हैं ग्रुप ए, उसका पहला टॉपिक जो है नेशनल इनकम, उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें से भी राष्ट्रीय आय में आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, यानी आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां या मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं वीडियो के दौरान बोलूंगा कि मैं लास्ट क्लास में हम लोग बात किए हैं, तो आप समझिए कि लास्ट क्लास का मतलब होता है लास्ट वीडियो, क्योंकि मेरा प्रत्येक वीडियो एक क्लास की तरह है और एक क्लास की तरह लगभग आप समझिए 45 to 50 मिनट्स हम लोग क्या कवर कर सकते हैं, उसी को देखकर उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाता हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। ठीक है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, जैसा कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, तो आपके मन में आता होगा कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निकालेंगे क्या, यानी हमको क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसी के बारे हम लोग बात करेंगे या इसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय आय, तो हम लोग लास्ट क्लास में जब देखे थे राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें टोटल हम लोग 12 राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को देखे थे, जिनमें से एक अवधारणा था एनएनपीएफसी, या जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ये हो गया एनएनपीएफसी और ये हो गया एनएनआईएफसी। तो ये दोनों आप समझिएगा कि दोनों एक ही है। हिंदी में इसे कहेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसको कहेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या कहेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये यानी हमको जब भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय मापने की विधियां या राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां, यानी आप समझिएगा किसके निकालने की विधियां, एनएनपीएफसी को ज्ञात करने की विधियां, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो राष्ट्रीय आय के क्या निकालने की विधि, राष्ट्रीय कैलकुलेशन की क्या विधियां हो सकती है, यानी एनएनपीएफसी की गणना की विधियां, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं पहले भी बता दे रहा हूं और आज भी बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं कि ये जो मेरा वीडियो है और ये जो मेरा क्लास आप लोग के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सीधा का सीधा आपको मैं बता दे रहा हूं कि परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी मैं समझ रहा हूं कि मैं ही खुद परीक्षार्थी हूं और मैं किस तरह से तैयारी करता, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए ला रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रीमियम कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी मैं बोल रहा हूं,
अगर इससे बेस्ट मिलता है तो तुरंत इसको स्किप कीजिए और तुरंत दूसरी ओर चले जाइए, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है मित्रों। समय काफी मूल्यवान होता है। कोई भी वीडियो जो आपको फायदेमंद नहीं लग रहा होगा, वीडियो मत देखिए, आप तुरंत स्किप कर जाइए। सीधा मैं कहता हूं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम राष्ट्रीय आय मापने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय आय मापने की कई विधियां हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग जो राष्ट्रीय आय मापने की जो विधियां होती हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ऐसे तो राष्ट्रीय आय मापने की जो विधियां हैं उसको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले एक एक करके हम नाम लिख देता हूं। पहला तो होता है उत्पादन गणना विधि, या इसी को कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। ओके। दूसरा है आय गणना विधि, और तीसरा है व्यय गणना विधि। उत्पादन विधि को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, और या क्या कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ओके। आय विधि यानी इनकम कैलकुलेशन मेथड या इनकम मेथड ही बोलिए। ओके। और व्यय गणना विधि क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इसके अलावे भी और 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। व्यवसायिक गणना विधि या ऑक्यूपेशन मेथड। ऑक्यूपेशन मेथड। नेक्स्ट है सामाजिक लेखा विधि, सोशल अकाउंटिंग मेथड, और नेक्स्ट है मिश्रित विधि या मिक्स्ड मेथड। तो आप लोग देख लीजिए कितने सारे विधियां हैं, देख लीजिए आप एक एक करके सभी विधियों को देखिए। उत्पादन गणना विधि या मूल्य वृद्धि विधि, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन मेथड, या क्या कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ओके। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है आय गणना विधि या इनकम मेथड। नेक्स्ट है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड, और चौथा जो विधि है वो है आपको व्यवसायिक गणना विधि या ऑक्यूपेशन मेथड, और पांचवा जो विधि है वो है आपको सोशल अकाउंटिंग मेथड या सामाजिक लेखांकन विधि, और अंतिम है जो कि मिश्रित विधि, यानी क्या है मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। तो हम लोग एक एक करके सभी विधियों के बारे में देखेंगे, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चंस आता है तो आप सभी विधियों को लिखिए। लेकिन मित्रों ये 3 विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, इनको तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है, यानी प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड को आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानना है और बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखना है। तो एक बार हम लोग पुनः लिखते हैं। हालांकि यहां लिखेंगे राष्ट्रीय आय मापने की कई विधियां हैं, लेकिन उसमें से 3 अति महत्वपूर्ण हैं। अति महत्वपूर्ण है, और वे क्या है उसको सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आय मापने की विधियां ये बनाएंगे। और अगर एग्जाम में अगर हम इस तरह से दिखाते हैं, ये देखिए पहला हो गया उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि,
आय विधि और तीसरा है व्यय विधि। ये तीन विधि सबसे पहले आप इस तरह से बता दीजिए। अब हम लोग आते हैं उत्पादन विधि के बारे, और हम लोग फिर से एक बार लास्ट में हम लोग चार्ट बना के आपको दिखाएंगे। हालांकि ये पहले दिखाना चाहिए था लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम एक बार आपको लास्ट में दिखाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, तो आप जानते हैं उत्पादन विधि की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होते हैं। तो यहां समझ लीजिए, पहले राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एनएसओ के बारे में आपको पता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है राष्ट्रीय आय मापने के कौन कौन से इकाई हैं, कौन कौन से संस्थाएं हैं, इस पर मैं एक डिटेल्स ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एनएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, हमने नहीं, किसने, एनएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो एक हो गया आपको प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो तीन क्षेत्रों में बांटा है। तो जब हम लोग उत्पादन विधि की बात करेंगे, जब हम लोग उत्पादन विधि की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों में उत्पादन होता है ना। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, जब भी हम लोग इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय निकालने की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हो रहा है उसके मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। लेकिन आपको पता है जब भी हम तीनों क्षेत्रों में कोई भी वस्तु और सेवा का उत्पादन एक वित्तीय वर्ष में हो रहा है, उसके मौद्रिक मूल्य को शामिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीडीपी-एमपी मिलेगा। लेकिन हमको जाना कहां है, एनएनपी-एफसी का कैलकुलेशन करना है मित्रों। क्लियर है? क्लियर है? यानी हमको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा जीडीपी-एमपी, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की प्राप्ति होगी। लेकिन हमको निकालना क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, यानी एनएनपी-एफसी या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की कैलकुलेशन या गणना करना है, उसको निकालना है। लेकिन जब हम लोग इस जीडीपी-एमपी की बात करते हैं तो यहां देखिएगा, यहां एक चीज समस्या उत्पन्न होती है कि तीन क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये तीनों क्षेत्रों में उत्पादन की जब भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कितने वस्तुओं का प्रयोग होता है, देखिए, प्राथमिक वस्तु, और अंतिम वस्तु। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए हम अंतिम वस्तु को ले रहे हैं तो बीच में क्या है, मध्यवर्ती वस्तु भी और प्राथमिक वस्तु। इन सभी वस्तुओं को सहारा लेकर या साधनों का सहारा लेकर आप कहिए क्या करते हैं, उत्पादन का कार्य पूरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि आपको दोहरी गणना का समस्या हो सकता है, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम लोग को मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को गणना करना है तो हम लोग अंतिम मूल्य को शामिल करते हैं। और इसी को शामिल करने के लिए
हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक क्षेत्र का क्या निकालना पड़ता है, मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडेड को निकालना पड़ता है। और सभी वैल्यू एडेड को, सभी क्षेत्रों के वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा, यानी GVAMP निकल जाएगा। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बता दे रहे हैं कैसे वैल्यू एडेड निकाला जाता है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए वैल्यू एडेड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। यानी अगर GVAMP आपको निकालना है तो इसी को हम लोग कहते हैं GDPMP बराबर क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर का क्या निकालना है, वैल्यू एडेड कर देंगे, या इसको कहेंगे वैल्यू एडेड एट प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड एट सेकेंडरी सेक्टर और वैल्यू एडेड एट टर्सरी सेक्टर। यानी इसको आप फॉर्मूला को ध्यान करते जाइए कि सकल मूल्य वृद्धि GVAMP बाजार मूल्य पर अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में लिख चुके थे, प्लस द्वितीयक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि प्लस तृतीयक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, ये तीनों का निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सकल मूल्य वृद्धि या GVAMP या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, GDPMP कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि वैल्यू एडेड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, यानी मूल्य वृद्धि का क्या फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, अंतिम उत्पाद का मूल्य, अंतिम उत्पाद का मूल्य घटाओ मध्यवर्ती उपभोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट घटाओ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोज ये किसान है, ये किसान क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। ओके, अब यहां क्या है, गेहूं से क्या बनता है, ब्रेड या पावरोटी बनता है। अब देखिए गेहूं, किसान ने अगर 10 रुपये का गेहूं उत्पादन किया और ये चक्की वाले को बेचा, जो आटा चक्की वाला है उसको बेचा, कितने रुपया में बेचा, 12 रुपया में बेचा। अब क्या हुआ, चक्की वाले ने इस आटे को फैक्ट्री मालिक को बेचा 15 रुपया में, और इस फैक्ट्री मालिक ने फाइनल ब्रेड बनाया, और ब्रेड जो ये फाइनल कंज्यूमर है इस तक पहुंचकर ये हो गया 18 रुपया में बिकने लगा। अब देखिए, अब यहां इसको ध्यान दीजिएगा, या तो आप इस प्राथमिक सेक्टर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको क्या लीजिएगा, आप 18 रुपया ले लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, किसान ने 10 रुपया के बराबर वैल्यू एडेड किया, प्लस यहां देखिए चक्की वाले को जब वो दिया तो चक्की वाले को किसने में दिया, 12 रुपया में, यानी 2 रुपया का यहां अंतर हुआ। यहां देखिए वैल्यू एडेड कितना किया, 3 रुपया का वैल्यू एडेड किया, तो यहां 3 रुपया लिखिए, और यहां वैल्यू एडेड कितना हुआ, आप देख लीजिए 3 रुपया। तो अगर इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 रुपया। तो अगर मान लीजिए आप वैल्यू एडेड निकाल देंगे तो फाइनल क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स का प्राइस निकल जाता है। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, वैल्यू एडेड इसलिए करते हैं कि दोहरी गणना से बचे
और हमको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक ने जितना वैल्यू एडेड किया उसको अगर काउंट कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसके वस्तु का अंतिम जो मौद्रिक वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो प्राप्ति हो जाती है। तो इसी को जो कहते हैं, जैसे अभी जो फॉर्मूला लिखे थे, अगर हम वैल्यू एडेड बाय ये फैक्ट्री ओनर तो क्या हो सकता है, ये हो जाएगा अंतिम उत्पाद का मूल्य और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 18 घटाओ 15 बराबर 3 आया कि नहीं, तो यही तो 3 रुपया है। तो फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या अंतिम उत्पाद का मूल्य घटाओ मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। अब देखिए, ऐसा तो अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर होते हैं, कई क्षेत्र होते हैं। अगर एक किसान है तो एक किसान का वैल्यू एडेड प्लस दूसरे किसान का वैल्यू एडेड, तीसरे किसान का, चौथे किसान का, इस तरह से अगर हम करेंगे तो भारत में अगर 80,000 किसान है तो 80,000 किसान के वैल्यू एडेड कर देंगे तो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर निकल जाएगा। उसी तरह से इंडस्ट्री सेक्टर में जाएंगे, द्वितीयक सेक्टर में, तो वहां भी अगर कई फैक्ट्रियां हैं तो एक फैक्ट्री का वैल्यू एडेड प्लस दूसरे फैक्ट्री का वैल्यू एडेड प्लस तीसरे फैक्ट्री का वैल्यू एडेड, इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र का क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। उसी तरह से टर्शियरी सेक्टर का निकाल लेंगे और तीनों सेक्टर का निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, GVA-MP मिल जाएगा। अब यहां कभी कभी आपको लगता है, यहां देखिए वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस क्या लिखे थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या मध्यवर्ती उपभोग। तो जब भी हम लोग वैल्यू, तो अब यहां देखना कि वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो जितने भी हम लोग घरेलू बिक्री करते हैं प्लस निर्यात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन हो गया, एक मिनट। जो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट बोले इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी इसको कहते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब देखिए यहां आपको सेल्स आ रहा है तो सेल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेल्स बराबर होता है घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। और वहीं यानी घरेलू बिक्री मतलब आप समझ सकते हैं जो हम लोग देश के अंदर बेचते हैं और देश के बाहर बेचते हैं वो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। उसी तरह से चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अगर मान लेते हैं इस तरह से, अगर आप देखिएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर क्या हो गया, क्या हो गया देख लीजिएगा, घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम स्टॉक घटाओ प्रारंभिक स्टॉक। ये तो सिर्फ हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कर रहे हैं। और जब हमको प्रत्येक सेक्टर का, प्रत्येक क्षेत्र का हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा तो हम लोग वहां से वैल्यू एडेड निकालेंगे और सभी वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रत्येक क्षेत्र का वैल्यू एडेड को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे GVA-MP, और GVA-MP को ही हम लोग क्या बोलते हैं, GDP-MP। अब आप लोग मेरा लास्ट क्लास का जो मेरा देखिएगा वीडियो जो कि कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है, उसमें मैं एक चार्ट बताया था। अब हमको GDP-MP से कहां तक की रास्ता सफर करना है,
NNPFC तक जाना है। अब देखिए NNPFC जाने के लिए हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, तो देख लीजिए, मैं उस चार्ट को मदद करते हुए एक बार आपको बता देता हूं। हमको निकालना है NNPFC और हमने GDPMP पता कर लिया है। अगर हम इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देंगे, फिर माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे और उसमें फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, NNPFC निकल जाएगा। क्योंकि यहां से लेके यहां तक मेरा क्या मिला, दिस इज कॉल्ड GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। यहां से यहां तक का जो पोर्शन है उसी को हम लोग कहते हैं NNPMP माइनस NIT, और यही ना है NNPFC का फॉर्मूला। तो ये तीनों ही फॉर्मूला, तीनों ही इक्वेशंस आप बना सकते हैं NNPFC के लिए। तीन फॉर्मूला और ऑलरेडी आपको मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका था कंसेप्ट में, 1, 2 और ये 3। कैसे हुआ, अगर आपको लग रहा होगा कि कैसे हम बना रहे हैं, तो आप याद कीजिए हम कहाँ कैसे चार्ट बनाए थे, 1, 2, 3, 4, और फिर हम इधर साइड में एक एक बनाए थे, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी हम एक बनाए थे। तो मित्रों ध्यान दीजिए, हमको जाना कहाँ है, हमको जाना है यहां, इसी को ना कहते हैं NNPFC। अब हम लोग कहां हैं वो भी देख लीजिए, हम लोग हैं कहां, यहां हैं। GDPMP हम लोग पता कर चुके हैं, तो हमको जाना होगा यहां, यहां से फिर इधर, और यहां से हम लोग यहां आ सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, NNPFC मिल जाएगा। या तो आप यहां से जाने के बाद यहां जाएंगे, यहां जाने के बाद यहां जाएंगे, और इसके बाद यहां जाएंगे, तो भी आप सॉरी यहां के बाद यहां गए और फिर यहां आ सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके देखिए, एक यहां गए, यहां से फिर यहां गए। अब क्या कर सकते हैं, दूसरा कलर्स में हम बता दे रहे हैं, यहां गए, यहां गए, यहां गए, तो भी आप NNPFC निकाल सकते हैं। तो दोनों ही इक्वेशंस को एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, क्या क्या हो सकता है। NNPFC का फॉर्मूला हो सकता है GDPMP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां से यहां तक क्या मिला, GNPMP, ठीक है। ये और ये अगर काम कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, GNPFC, ओके। और GNPFC में से अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन को ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, GNPFC को घटा दीजिएगा तो NNPFC मिलेगा। उसी को अगर आप ये भी आप दूसरा रास्ता अपनाना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, तो आपको क्या मिलेगा, GDPMP आप लोग निकाल चुके हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कीजिएगा, माइनस डेप्रिसिएशन कीजिएगा, माइनस NIT कीजिएगा। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है यह है मेरा GNPMP, यहां से लेके डेप्रिसिएशन तक का पोर्शन जो आपको मिलेगा वह है NNPMP, और यहां NNPMP से लेके जो NIT जो है माइनस NIT कर रहे हैं, तो यही मेरा NNPFC है। तो देख लीजिए, उत्पादन विधि में हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों क्षेत्रों के मूल्य वृद्धि को निकालते हैं, और तीनों क्षेत्रों के मूल्य वृद्धि को जब जोड़ देते हैं तो उससे हमको प्राप्त होता है बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि की, और बाजार मूल्य पर जो सकल मूल्य वृद्धि होती है उसी को हम लोग कहते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद।
और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो अगर प्राप्त हो जाती है तो बाजार मूल्य पर जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं और उसमें घिसावट व्यय को घटा देते हैं और घिसावट व्यय को घटाने के पश्चात जो राशि प्राप्त होती है उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर प्राप्त होती है जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है जीडीपी उत्पादन विधि के मदद से किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है, गणना करते हैं, इसे मैं आपके समक्ष ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुका हूं। मुझे लगता है काफी आपको इजी हुई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया हूं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बता दिया हूं। वहां आप ऑटोमेटिकली जाके आप क्या कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। किसी भी तरह का जो डाउट हो आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वो है आपको आय विधि। आय विधि या इनकम मेथड। तो देखिए, इनकम मेथड की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इनकम मेथड क्या है, जो भी अर्थव्यवस्था में जो जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधनों की आय का योग, जितने भी साधन होते हैं उनको जो भी आय की प्राप्ति होती है और उनको जो भी भुगतान किया जाता है उनको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। यानी इसे आप कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में सामान्य निवासियों को या सामान्य निवासियों द्वारा प्राप्त साधन भुगतानों, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, लगान, लाभ, ब्याज, मजदूरी, इन सब के योग को शामिल करते हैं और क्या करते हैं, नेशनल इनकम ज्ञात करते हैं। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना है सो देख लीजिएगा। जब भी आय विधि के अंतर्गत, इनकम मेथड के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की ज्ञात करेंगे तो अगर हम इन सब को शामिल करते हैं तो इससे हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी की प्राप्ति होगी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनडीपीएफसी की प्राप्ति होगी। अब एनडीपीएफसी की प्राप्ति जब हो जाएगी तब यहां से आप आसानी से एनएनपीएफसी का फॉर्मूला ज्ञात कर लीजिएगा, आपको पता है, और राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। लेकिन एनडीपीएफसी में क्या क्या शामिल रहता है उसको पहले जानना जरूरी है। तो एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या शामिल रहता है देख लीजिएगा। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति प्लस परिचालन अधिशेष, उसमें जोड़ देते हैं किराया, उसमें जोड़ देते हैं रॉयल्टी, उसमें जोड़ देते हैं लाभ और उसमें जोड़ देते हैं मिश्रित आय। अब देखिए, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। परिचालन अधिशेष को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तो हो गया किराया यानी रेंट। रॉयल्टी, सॉरी रॉयल्टी का स्पेलिंग देख लेते हैं,
रॉयल्टी, ये तो हो गया मेरा प्रॉफिट, और ये हो गया मेरा मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप लोग को मन में आता होगा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति क्या है, वो भी मैं बता दे रहा हूं। कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति की जब भी बात करते हैं तो इसमें क्या लेते हैं? वेतन या मजदूरी। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष आय प्लस अप्रत्यक्ष आय। इन सबको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक तरह से कहिए कि वेतन या मजदूरी प्राप्ति हो जाएगी। लाभ जब भी हम काउंट करते हैं तो लाभ में क्या क्या शामिल होता है देख लीजिएगा। निगम कर प्लस लाभांश प्लस प्रतिधारित आय। निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, लाभांश मतलब डिविडेंड, और प्रतिधारित आय यानी रिटेन्ड अर्निंग। अब देखिए, जब आप इन सबको जोड़ देंगे तो मैंने क्या कहा था? अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उनको जो भी साधन भुगतान के रूप में आय की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी की प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान दीजिए ना, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? वेजेज, मजदूरी, ये हो गया आपको रेंट, ये हो गया प्रॉफिट, और एक क्या था? तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे, और एक ब्याज, एक ब्याज, वेज, रेंट और प्रॉफिट और ब्याज को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलती है? एनडीपीएफसी की प्राप्ति होती है। तो आप देख लीजिए, इन सबको जोड़ने पर हमको एनडीपीएफसी की प्राप्ति होगी। अब एनडीपीएफसी मिल गया है, अब एनडीपीएफसी से आपको जाना कहां है? एनएनपीएफसी निकालना है, क्योंकि हमको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? एनएनपीएफसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एनएनपीएफसी अगर आपको पता करना है तो एनडीपीएफसी आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। तो एनडीपीएफसी में अगर हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो देख लीजिए कहां हम लोग थे और कैसे हम लोग कैलकुलेशन किए। ये चार्ट आपको ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हम लोग को क्या मिल चुका है? आय विधि से एनडीपीएफसी मिल चुका है, और हमको जाना कहां है? इसी जगह जाना है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? यहां जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। तो यही तो फॉर्मूला है, देख लीजिए। तो आय विधि से भी आप राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? किन किन चीजों को सहारा लेकर के, किन किन चीजों को जोड़ते हुए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, और वहां से आपको कैसे नेशनल इनकम की गणना करनी है, कैसे प्राप्त करना है, वो भी आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं व्यय विधि। तीसरा विधि जो है वो है व्यय विधि। तीसरा विधि जो है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। तो व्यय विधि जो है ये क्या कहता है, सो देख लीजिएगा। जिस तरह से, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उनको साधन भुगतान के रूप में आय की प्राप्ति होती है, तो वहीं कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से वे क्या करते हैं? उसी आय को तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अगर हम लोग एक तरफ से उनको आय को ले रहे हैं, साधन भुगतान को, साधन भुगतान से प्राप्त आय को लेते हैं, तो हमें आय विधि का सहारा लेना पड़ता है। और अब ये क्या करेंगे? उन आय को क्या करते हैं? वस्तु एवं सेवाओं पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं, व्यय करते हैं। तो अगर उन सभी व्यय को भी लेके तो हम लोग क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमी में जो आय है वही क्या होती है? व्यय होती है। क्योंकि आपने पता किया, आपने ऑलरेडी जानते होंगे, हम लोग जो क्लास में राष्ट्रीय
आय का चक्रीय प्रभाव पढ़े थे उसमें आप लोग क्या देखे थे, एक क्षेत्र का आय क्या होता है, दूसरे क्षेत्र का क्या होता है, व्यय होता है। तो यानी अगर हम लोग आय विधि जब साधन भुगतानों के से प्राप्त आय को लेकर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आय विधि के सहारा लेते हैं, लेकिन वो आय को लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं। तो अगर हम उनके खर्च को भी ले लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगे, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग व्यय विधि का सहारा लेते हैं। और व्यय विधि का जब भी सहारा लेंगे और तो सबसे पहले व्यय विधि के द्वारा हमें सबसे पहले क्या प्राप्ति होगी, सबसे पहले जीडीपी एमपी मिलेगा। अब क्या होगा, आप इस जीडीपी एमपी की मदद से कहां जा सकते हैं, एनएनपीएफसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम लोग व्यय विधि के अंतर्गत क्या फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, क्या चीजों का प्रयोग करेंगे, उसको देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें सबसे पहले लेंगे व्यक्तिगत अंतिम उपभोग, प्लस कर देंगे उसमें प्लस क्या कर देंगे, सरकारी अंतिम उपभोग, प्लस क्या कर देंगे उसमें, सकल घरेलू निवेश, उसमें क्या ऐड कर देंगे, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, प्लस क्या कर देंगे, शुद्ध निर्यात। यानी व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, यहां भी व्यय, तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और इसको कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको कहेंगे नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी एमपी की प्राप्ति होगी व्यय विधि के अंतर्गत, और उसके बाद जब जीडीपी एमपी हमको निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनएनपीएफसी के लिए दो रास्ता अपनाएंगे। एक, अगर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो जीडीपी एमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी करेंगे तो भी हमको निकल सकता है। और अगर हम राइट तरफ से जाएंगे, राइट तरीके से जो हम चार्ट के राइट के थ्रू हम लोग जाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड लेना होगा, माइनस एनआईटी करना होगा, देन डिप्रिसिएशन करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से भी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, मुझे लग रहा है। तो अब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की जो विधि है उसको पूरा का पूरा एक ही चार्ट में आप इसको दिखा सकते हैं। सबसे हम लोग पहले बनाते हैं उत्पादन विधि, दूसरा लिखते हैं हम लोग आय विधि, और तीसरा है व्यय विधि। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक, ये है राष्ट्रीय आय को मापने की, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां।
उत्पादन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, उत्पादन विधि में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप में काम किए थे, देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग काम क्या किए थे, प्रत्येक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि निकाले थे। यानी दूसरा स्टेप किए थे, प्रत्येक क्षेत्र के मूल्य वृद्धि का योग किए थे, और प्रत्येक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि का योग किए थे तो हमें क्या मिला था, GVA-MP मिला था, या जिसको हम लोग कहते हैं GDP-MP कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किए थे, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं आप, प्राथमिक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि जोड़ द्वितीयक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि जोड़ तृतीयक क्षेत्र का मूल्य वृद्धि, ये तीनों काम जब कर दिए थे तो हमें क्या मिल गया था, हमें मिल गया था GDP-MP, या इसी को कहते हैं GVA-MP। अब इसमें GDP-MP में से हम लोग क्या किए, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रीशिएशन माइनस NIT कर दिए तो हमें क्या मिल गया, NNP-FC मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आय विधि में। आय विधि के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे, ध्यान दीजिएगा, इनकम मेथड में हम लोग क्या किए थे, इनकम मेथड में हम लोग इस विधि में सबसे पहले हम लोग क्या किए, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति में क्या जोड़ दिए, ऑपरेटिंग सरप्लस या परिचालन अधिशेष, प्लस क्या किए, रेंट या जिसको हम लोग लगान भी बोलते हैं जोड़ दिए, प्लस क्या कर दिए, रॉयल्टी जोड़ दिए, प्लस लाभ जोड़ दिए, और प्लस क्या जोड़ दिए, मिश्रित आय जोड़ दिए। तो इन सब को जोड़ने से हमको मिल गया NDP-FC, और NDP-FC में से क्या कर दिए, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दिए तो हमको मिल गया NNP-FC। ओके, अब हम लोग जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम इसलिए दूसरे ये कलर में बना दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र का एक्सपेंडिचर को हम लोग काउंट करते हैं, लेते हैं, गणना में शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिए व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू निवेश प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण, उसमें प्लस कर दिए शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, GDP-MP मिल जाएगा। अब इस GDP-MP में वही काम करेंगे जो पहले किए थे, प्लस NIFA माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP-FC मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा ये और ये देख रहे हैं ना, तीनों हमें निकल गया, और इस तीनों NNP-FC को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। तो मित्रों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी किसी भी विधि का वर्णन करें तो 2-4 शब्दों में व्याख्या करते हुए, 2-4 वाक्यों में व्याख्या करने के पश्चात उसको आप ग्राफ में, इक्वेशन में, क्रोनोलॉजिकल वे में, तालिका में बनाते हुए इसको प्रोड्यूस कीजिए,
तो आप समझिएगा कि आपका आंसर बहुत अच्छी तरीके से आएगा और आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो देख लीजिए, अगर कभी भी प्रश्न आता है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन से हैं, उन सभी विधियों के बारे में जब भी आपको लिखने के लिए आएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 2-4 जो अलग से विधियां थी उनके बारे में थोड़ी मैं चर्चा कर दे रहा हूं। और नेक्स्ट क्लास में जो मैं बात करूंगा वह है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक चौथा विधि जो देखे थे वो व्यावसायिक गणना विधि। सॉरी, व्हाइट पेन यूज करता हूं। व्यावसायिक गणना विधि। तो देखिए, इसमें इस विधि के नाम से ही पता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी तरह के व्यवसाय हैं, जैसे आप समझिएगा कृषि, उद्योग, यातायात, कई तरह के सार्वजनिक सेवाएं हैं, ठीक है। इन सभी व्यवसायों में, ठीक है, जो भी आय की प्राप्ति होती है उन सभी व्यवसायों से प्राप्त आय का योग क्या होगा? नेशनल इनकम होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो व्यावसायिक गणना विधि बहुत इजी है कि सभी व्यवसायों से जो भी आय की प्राप्ति होती है एक वित्तीय वर्ष में, उसके आय के जो योग होगा उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं और राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने में प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सामाजिक लेखांकन विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सोशल अकाउंटिंग मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय निकालने की सोशल अकाउंटिंग मेथड या सामाजिक लेखांकन विधि का प्रयोग के प्रवर्तक या देने वाले कौन है? प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन है। यानी सामाजिक लेखांकन विधि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने किया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देशवासियों के समस्त लेन देन का अध्ययन कर कई वर्गों में बांट दिया जाता है। कई वर्गों में बांट दिया जाता है और उसके बाद उन सभी वर्गों में होने वाली समस्त लेन देन राशियों का योग करके हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। यानी देशवासियों के समस्त लेन देन का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग मूल्यांकन करते हैं। लेकिन एक चीज बता दें, इस विधि का प्रयोग बहुत ही डिफिकल्ट है, करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन का सही लेखा जोखा रख पाना कठिन होता है। इसीलिए इस विधि का क्या होती है? प्रयोग काफी कम होता है। इस विधि का प्रयोग बहुत ही ना के बराबर किया जाता है। तो समझ लीजिए एक बार फिर से, सामाजिक लेखांकन विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत देशवासियों के समस्त लेन देन का अध्ययन कर कई वर्गों में बांट दिया जाता है। फिर प्रत्येक लेन देन का सही लेखा जोखा रखने के पश्चात उन सब का योग करते हैं और योग करने के बाद जो राशि की प्राप्ति होती है वही राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन चूंकि प्रत्येक लेन देन का सही लेखा जोखा रख पाना कठिन है, इसीलिए इस विधि का प्रयोग कम होता है। अंतिम विधि जो है वह है मिश्रित विधि या मिक्स्ड विधि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक विधि है इनकम मेथड, एक विधि है एक्सपेंडिचर मेथड और एक विधि है प्रोडक्शन या वैल्यू आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो इन तीनों विधि का सुविधानुसार प्रयोग करके, सभी विधियों का प्रयोग करके जब हम एक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, 2 या 3 या कोई 2 का प्रयोग करके अगर हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित विधि का प्रयोग करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में मिश्रित विधि का प्रयोग होता है। यानी आप समझिएगा, कृषि क्षेत्र में हम लोग उत्पादन विधि या आप कह सकते हैं मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करते हैं, और सेवा क्षेत्र में कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं?
आय विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखिएगा भारत में कौन दो विधि का प्रयोग होता है, उत्पादन विधि और आय विधि का मिश्रित रूप का प्रयोग होता है। तो इस तरह की विधियों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित विधि। वैसी विधि जिसमें राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कोई दो विधि या दो से अधिक विधियों का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय निकाला जाता है तो उसे हम लोग मिश्रित विधि कहते हैं। भारत में मिश्रित विधि का प्रयोग करके राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, यानी कृषि क्षेत्र में क्या किया जाता है, उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि का प्रयोग करते हैं और सेवा क्षेत्र में आय विधि का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए कुल 6 विधियों का बात की हम लोग, लेकिन मुख्यतः 3 विधि वेरी इंपॉर्टेंट है, आय उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो मुझे लगता है इन सभी विधियों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और अगली जो क्लास में लूंगा वो होगा राष्ट्रीय आय मापने की विधि। राष्ट्रीय आय मापने की विधियों में क्या क्या कठिनाइयां हैं, मापने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आगे कुछ और इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग को बनता है तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो राष्ट्रीय आय का प्रत्येक सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, आप पार्ट 7 आप अच्छी तरह से देखते जाइए और प्रत्येक वीडियो को आप देखिएगा, तभी अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में इसी तरह से मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए और अपने उद्देश्य में सफल हो। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जोहार।